नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी है 4th नंबर की वीडियो। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें क्या डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है बेसिकली फाइनल अकाउंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस, उसके नीड्स। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में बात किया था कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या बेसिस होते हैं प्रिपरेशन करने के। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 3 में बात किया था प्योरली ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कौन बनाते हैं। और इस वीडियो मतलब 4th पार्ट में भी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। तो आज हमारी पूरी जो डिस्कशन होने वाली क्लास में वो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, स्पेसिमेन, या मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो मैं मेन आपको फॉर्मेट स्टार्ट करवाने से पहले बस कंसेप्चुअल बात बता दूं कि देखो, डेबिट साइड किसके लिए होता है, एक्सपेंसेस के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, बट कौन से एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नेचर के हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहे हैं, या तो डायरेक्टली वो फैक्ट्री पर लग रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली गुड्स परचेज पर लग रहे हैं। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या चीज़ें आएगी, क्रेडिट साइड में आपकी आएगी इनकम। बट कौन सी इनकम, तो आएगी डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स। और क्या सकती है उसके अलावा मैं एक वर्ड आपको बोल रहा हूँ, ये वर्ड को ध्यान से सुनो, ठीक है। क्रेडिट साइड में और क्या चीज़ आएगी, तो क्रेडिट साइड में एक और चीज़ आती है। ये वर्ड को प्लीज़ केयरफुली सुनना, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लॉजिक नहीं है ऐसा। बट हाँ, मैं आप लोगों को याद रखने के पर्पज से मैं ये वर्ड बता रहा हूँ। हमारे पास से क्रेडिट साइड में और क्या चीज़ आती है, हमारे पास से कोई गुड्स जा रही है, कोई गुड्स जा रही है, वापस नहीं आने वाली। तो वो गुड्स किसी भी तरीके से जा सकती है, जैसे कि गुड्स विड्रॉल कर सकता है कौन, प्रोप्राइटर, पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गुड्स को, या फिर हम कंसाइनमेंट के लिए भेज सकते हैं। अभी आपको कंसाइनमेंट समझेगा नहीं, बस ये समझो कि हमने कंसाइनमेंट मतलब माल बेचने के लिए किसी और को दिया है। लाइक मेरा कोई एजेंट है, उस एजेंट को मैंने कहा कि भाई ये माल रख, बेच देना, कोई ग्राहक आएगा तो, ठीक है। तो मैंने कंसाइनमेंट डिटेल में समझेंगे जब ये कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने में आएगा। फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कंसाइनमेंट के। अच्छा, उसके अलावा सेल्स ऑन अप्रूवल, मतलब मैंने सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स को भेज दिया है। मतलब मैंने गुड्स को भेजा है कि भाई ये देखो, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो बाकी प्रोडक्ट खरीद लेना, नहीं तो वापस कर देना। बहुत सारे लोग आते हैं ना, सैंपल देकर जाते हैं। तो गुड्स जा रही है बट वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे पास से गुड्स जाती तो है बट वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती, तो वो चीज़ें भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाती है। उसके अलावा जैसे कि और हम बात करें क्रेडिट साइड में और क्या चीज़ें आ सकती है, तो क्रेडिट साइड में और आप लोगों की चीज़ें आ सकती है जैसे कि लॉस बाई फायर। अगर कोई लॉस्ट हो गया है, आग से कोई सामान जल गई, तो भाई जली हुई सामान चली गई ना, वापस थोड़ी ना आएंगी। या चोरी हो गया, थेफ्ट, किसी चोर ने चुरा लिया, भाई अगर सामान चुरा के ले जा रहा है तो वापस ला के थोड़ी नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो ये आपके 11th के लिए सफिशिएंट है इतना फॉर्मेट। मैं ये आपके बुक से पढ़ा देता हूँ बट मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं इससे और ज़्यादा हेड्स आपको बता सकता हूँ, मैं इससे और ज़्यादा आइटम्स आपको बता सकता हूँ। तो हम वो चीज़ देखेंगे। पहले अभी आपके बुक के हिसाब से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मेरी खुद की क्लासीफाइड की हुई एक अलग से नोट्स है, मैं उस नोट्स पर आप लोग को लेके चलूँगा, ठीक है, जो मैंने रेगुलर क्लासेस में करवाया है। तो मैं अगर फिलहाल में इस 11th के बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास इतना सामान साल की शुरुआत में बचा हुआ है। उसके अलावा परचेस मतलब इस साल हमने इतने का माल खरीद के लाया, उस परचेस में से हम लेस कर देंगे परचेस रिटर्न माइनस कर रहे हैं। बोलने का मतलब ही ये है कि हम जो माल खरीद के लाए थे उसमें से कुछ पोर्शन रिटर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है डैमेज हुआ हो सकता है हमारे सैंपलिंग के हिसाब से ना हुआ हो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, एनी रीजंस, कोई भी रीजंस हो सकते हैं गुड्स को वापस करने के। हो सकता है मुझे वो चीज़ बहुत महंगे में दे दी हो, बहुत ज़्यादा गलत प्राइस चार्ज किया हो उन्होंने। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ें आ सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली किसी गुड्स के परचेस के लिए लगेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेंगे, या फैक्ट्री में लाने के लिए लगेंगे, तो ऐसे सारे खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं।
उसके अलावा बात करें हम फ्रेट एंड कैरियज इनवर्ट की, तो फ्रेट या कैरियज इनवर्ट का मतलब ही होता है गाड़ी भाड़ा। मतलब मैं कोई सामान खरीद के लाऊंगा तो वो सामान मेरे पास एमवी पहुंच तो नहीं जाएगा, मुझे उस सामान को पहुंचाने के लिए गाड़ी लगेंगी, ट्रक लगेंगे। ओ मैं निकला गड्डी लेके, बट इस गड्डी के अंदर क्या है, गड्डी के अंदर मेरा खरीदा हुआ माल है, लेकिन ये खरीदा हुआ माल जिस गड्डी में आ रहा है उस गड्डी के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना, उसके जो भी मालक है, करतार सिंह ट्रांसपोर्ट वाले या जो भी ट्रांसपोर्ट वाले बंदे होंगे जिनका ये ट्रक है, तो मुझे उन्हें गाड़ी भाड़ा देना है। तो जब भी मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ और उसके लिए मैं गाड़ी भाड़ा देता हूँ तो उसे मैं फ्रेट या कैरेज इनवर्ट कहता हूँ। उसके अलावा है कस्टम ड्यूटी। अगर हम बात करें कि सर कस्टम ड्यूटी क्या होती है, तो ये जो कस्टम ड्यूटी है, समुद्र आपने देखा है? यस, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने सिर्फ सुना है। तो समुद्र के किनारे एक पोर्ट होते हैं, ठीक, जहां पर क्या होता है, बाहर से समुद्र से माल जहाज पर आता है और इस जहाज का माल यहां डंप किया जाता है, खाली किया जाता है। और उस डॉकयार्ड से, इस डॉकयार्ड से, जिसे हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है, इस डॉकयार्ड से जब भी कोई ओनर, जैसे मान लो मैं मुंबई में यहाँ रहता हूँ, ये मुंबई के डॉकयार्ड पर क्या आया, मेरा माल आया, तो जब भी ये मैं माल इस डॉकयार्ड से निकालूंगा तो मुझे पहले इस माल की वैल्यू पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे मैं क्या कहता हूँ, कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट हमसे एक टैक्स वसूल करती है। ये माल पर टैक्स क्यों लगा, क्योंकि मैंने कोई सामान खरीद के लाया है, दैट्स वाई इस गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लग रही है। तो ये भी हमारा डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेजेस, आप सभी को पता है फैक्ट्री के अंदर अगर वर्कर काम करेंगे तो वेजेस लगेगा। उसके अलावा कोल, गैस, फ्यूल, ये भी अगेन फैक्ट्री के अंदर यूज होती है। रॉयल्टी, और रॉयल्टी का मतलब क्या होता है पता है, किसी और के अधिकार का इस्तेमाल करना, अधिकार का इस्तेमाल करना। सर किसके अधिकारों का इस्तेमाल करना, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने रेती के घाट सुना है क्या? रेती के घाट होते हैं, जो नदी वगैरह होती है ना, नदी, नाले, तालाब, तो वहां से सैंड, ठीक है, मतलब रेती, तो रेती का वहां से खुदाई की जाती है और वहां से रेती निकालकर सेल की जाती है। बट वो जो नदी है, वो जो रिवर है, वो किसी की जागीर तो नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती वो हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। पता है आपको ये बात? जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती वो हमारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी ऑक्शन करती है, नीलामी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? ऑक्शन, मतलब नीलामी करती है। उस पर्टिकुलर जो भी घाट होते हैं नदी की, उस घाट की वो क्या करते हैं, नीलामी करते हैं, ऑक्शन करते हैं। और कोई बंदा बोली लगाता है, बीट करता है, बोली लगाता है, और वो बीट करने के बाद जिसने भी हायर बीट किया उसको टेम्पररी कुछ पीरियड का उसे लीज ओनर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? लीज ओनर, मतलब वो लीज पर कुछ समय के लिए जगह को ले लेता है। अब जो भी वहां से रेती निकालेगा वो इस बंदे को क्या पे करेगा? रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि उसने अधिकार ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है चीज को। अब जो भी बंदे को वहां से रेती निकालना है उसे पहले रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो रॉयल्टी एक एक्सपेंसेस है, किसके लिए? जब हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं किसी और के अधिकार का, तो हमें उसके लिए उसको क्या पे करना पड़ता है? रॉयल्टी। उसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री के अंदर कोई भी खर्चे हो सकते हैं। सर कोई भी बोले तो लाइटिंग, इंश्योरेंस, हीटिंग, तो इस तरीके से कोई भी फैक्ट्री के अंदर खर्चे हो सकते हैं। तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स, तो है आपके पास सेल्स। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो नेट सेल आ जाएगा। उसके अलावा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो मैंने आपको दो वर्ड्स बताया था ट्रेडिंग के क्रेडिट के लिए। पहला तो मैंने कहा था सेल, जो कि डायरेक्ट इनकम है। जो डायरेक्ट इनकम है वो तो आ जाएंगी, इसके लिए तो ज्यादा चिंता नहीं करना। बट उसके अलावा कोई सामान हमारे पास से जा रहा है, उसके वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना ही नहीं कि वो सामान मेरे पास वापस आएगा। सिर्फ वन साइडेड हो, मेरे पास से सामान जा रहा है। हो सकता है वो सामान जो जा रहा है उसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले या कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाएगा तो मैं उसे सेल कहूंगा, बट कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ मेरे पास से गुड्स जारी हो, एक प्रकार से मेरे लिए एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है, तो वो चीजें भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाती है। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे पास से सामान तो जा रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ सामान जा रहा है, तो एक इफेक्ट कहां लिखेंगे इसका? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। वैसा ही सेम गुड्स टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग
इसी को इन शॉर्ट हम क्या भी कह सकते हैं, ड्रॉविंग। अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ टेक ओवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉविंग। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल, मतलब अनसोल्ड पोर्शन, कोई सामान हमारे पास बच गया है वो चीज। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि सर इसके अलावा और क्या होता है, अब देखो अगर सारे आपने एक्सपेंसेस और इनकम को क्लासीफाई कर दिया तो जब आपकी इनकम की टोटल ज्यादा आएंगी, ये इनकम हो साइड है क्रेडिट, जब आपकी इनकम की टोटल ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस है बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, इधर, जिसे हम कौन सा बैलेंस कहते हैं, इसे हम कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी ना, दैट्स वाई ये बैलेंस आया है। ये बैलेंस आने का कारण क्या है, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी, इस वजह से इधर बैलेंस आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर आएगा, जिसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। और सेम अगर आपकी डेबिट की टोटल ज्यादा हो, अगर आपकी डेबिट की टोटल ज्यादा हो तो फिर बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, इधर, इसे कौन सा बैलेंस कहेंगे, डेबिट बैलेंस। तो हमेशा याद रखना डेबिट बैलेंस लॉस का होता है और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का होता है। तो इधर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, इधर आपको ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बुक के हिसाब से ये फॉर्मेट है, बट मैं सिर्फ बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मैं आप लोगों को डिस्कस करवाता हूं अपना भी एक फॉर्मेट जो हमने लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है कोई नोट्स, ये नोट्स हमने क्लास में लिखवाया है, ठीक है। आप भी चाहो तो ये आइटम्स आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए ना, वो पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। जो पॉइंट्स अभी कवर नहीं हो पाया है उस पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। चलो, तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो कवर नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका है। हमने ओपनिंग स्टॉक के अलावा परचेज के बारे में भी चर्चा कर चुकी है। परचेज के अलावा हम लोगों ने कैरियज इन्वर्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की हमने बात नहीं की है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई भी खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, कोई सामान को बनाने से रिलेटेड हो। उसके अलावा फैक्ट्री रेंट, यस बात कर चुके, जो भी हमने फैक्ट्री किराए पर लिए उस फैक्ट्री का किराया। वेजेस एंड सैलरी हम ऑलरेडी बात कर चुके कि जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उसे हम वेजेस देते हैं। फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा, ये बात भी हम कर चुके हैं। रॉयल्टी की भी हम बात कर चुके हैं। कस्टम ड्यूटी की भी हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा कार्टेज, ये नया वर्ड आया आपके लिए, क्या होता है भाई कार्टेज का मतलब, कार्टेज मतलब अगेन गाड़ी भाड़ा, अगेन सेम मतलब होता है इसका भी, गाड़ी भाड़ा। सर कितने बार आएगा गाड़ी भाड़ा, भाई अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, चलेगा। तो कभी हम कैरियज इन्वर्ट कहते हैं, कभी हम कार्ट्रिज कहते हैं। तो कार्ट्रिज का मतलब भी क्या होता है, गाड़ी भाड़ा। अच्छा, अलग अलग पर्पसेस के लिए ना अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। तो कभी हम लाइव क्लासेस में जब मिलेंगे तब इनके पर्पसेस भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये गाड़ी भाड़ा है। उसके अलावा आगे और बात करें, रेलवे एक्सपेंसेस, ठीक है। रेलवे एक्सपेंसेस मतलब जो हम रेलवे के थ्रू कुछ सामान इंपोर्ट वगैरह करते हैं, मंगवाते हैं, तो वो आपके खर्चे। उसके अलावा ऑक्ट्राई ड्यूटी, जो अपन बोलते हैं ना चुंगी, टोल नाका, ठीक है, चुंगी हिंदी में बोलते हैं, या फिर इसी को आप लेमन लैंग्वेज में टोल नाका टैक्स भी बोल सकते हो, जो बोलते हैं टोल टैक्स, ठीक है। तो ये आपका टोल टैक्स है। उसके अलावा अगर हम बात करें लैंडिंग या वर्फ चार्जेस, तो जैसे कि कोई भी माल कहीं पर भी अगर हम डंप करते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं वो। उसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, अगर मैं बाहर से कोई सामान वगैरह मंगवा रहा हूँ तो वो चीज़ें। उसके अलावा इसके अलावा आपके इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग मतलब सेम जैसा कस्टम हमने पढ़ा था, कस्टम के बारे में समझा था, तो सेम कस्टम जैसा ही आपका क्या है यहाँ पर क्लियरिंग चार्जेस है। क्लियरिंग चार्जेस भी जब तक ये क्लियर नहीं करवाओगे। अच्छा, कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है क्लियरिंग चार्जेस, तो क्लियरिंग चार्जेस आप कुछ भी पार्सल्स या कुछ भी आपका कोरियर आता है तो वहाँ पहले आपको क्लियरिंग चार्जेस क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने शी वे से कुछ मंगवाया है तो आपको डॉकयार्ड पर चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने एरो मतलब एयरवे से अगर कुछ मंगवाया है तो आपको जो एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स पर आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। अगर आपने रेलवे से मंगवाया है तो आपको रेलवे डिपोज में आपको चीज़ों को क्लियर करवानी पड़ेंगी। उसके अलावा है आपके पास डॉक चार्जेस, तो डॉक चार्जेस मतलब जो आपके पास सी से कोई सामान आ रहा है वहाँ के लिए आप जो चार्जेस पे कर रहे हो उसे हम कौन से चार्जेस कहेंगे, उसे हम डॉक चार्जेस कहेंगे। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी रिपीट हो गया, पहले भी आ चुका है। उसके अलावा मोटिव पावर, तो मोटिव पावर भी एक हैवी इलेक्ट्रिसिटी होती है। गैस, वाटर, फ्यूल, कोल, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये बातें भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम आगे और बात करें तो आगे देखिए फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस एंड सैलरी फैक्ट्री का,
ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्री का रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस, मतलब देखो यहाँ फैक्ट्री से रिलेटेड 4-5 अलग अलग हेड बना दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टोर कंज्यूम की, मतलब जितना भी हमने रॉ मटेरियल यूज किया है, स्टोर कंज्यूम का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम करना, हमने जितना भी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो। उसके अलावा ऑयल, फिर ग्रीस, तो ये सारी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं मशीनरीज में यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन के काम आती है। तो ऑयल, ग्रीसिंग, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कॉटन वेस्ट, जूट, ऑयल सीड्स, ये भी हमारे डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स है जो हमको काम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के काम में। उसके अलावा रॉयल्टीज़ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शिपिंग एक्सपेंसेस, मतलब कुछ अगर मैं शिप कर रहा हूँ, कुछ कोरियर कर रहा हूँ, कुछ मंगवा रहा हूँ, उसके खर्चे। कार्गो चार्जेस भी सेम वही होता है, अगर मैं समुद्र मतलब सीवे से अगर कुछ मंगवा रहा हूँ तो मुझे जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसे कार्गो चार्जेस कहेंगे। हीटिंग एंड लाइटिंग, मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अच्छा, पैकिंग चार्जेस में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये रहा पैकिंग चार्जेस। तो पैकिंग चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकिंग मतलब किसी गुड्स का असेंशियल है कि उसको जब तक ये पैक नहीं करेंगे तब तक ये गुड्स सेल नहीं हो सकती। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं ऑयल बेचना चाहता हूँ, मैं तेल बेचना चाहता हूँ, बताओ मैं तेल कैसे बेच सकता हूँ? या तो मुझे उसे छोटे से पैकेट्स में 1 लीटर वाले, आधे लीटर वाले, 1 पाव वाले, ऐसे मुझे उसको में पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो पैकेट्स की पैकिंग है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे या मैंने टीन बना दिया, तेल के टीन बना दिया मैंने, तो ये जो तेल का टीन बना है 15 किलो का, तो ये मेरी प्राइमरी पैकेज है। लेकिन मैंने सपोज ये 1-1 लीटर वाले ऐसे 100 पाउच बनाया और 100 पाउच को एक बॉक्स के अंदर भर दिया। मैंने क्या किया, 1-1 लीटर वाले ऐसे मैंने 100 पाउच बनाए। कितने पाउच बनाए? 100। और 100 पाउच को एक बड़े से बक्से के अंदर रख दिया। तो देखो बड़ा बक्सा ये सेकेंडरी पैकिंग हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेन माल को सेल करने के लिए पैकिंग नहीं हो रही है, ये तो गुड्स को सेफ रखने के लिए हो रही है। मेन पैकिंग तो ये पहली लेवल पर हो गई थी, ये जो पैकेट के अंदर पैक हुए थे। तो आपको यहां पर जो पैकिंग चार्जेस लेना है वो प्राइमरी पैकिंग लेना है, और सेकेंडरी पैकिंग जो आता है वो पीएल के डेबिट में जाता है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और क्या चीजें आती है? उसके अलावा कमीशन ऑन परचेस, उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कोई भी खर्चे जो किससे रिलेटेड है, परचेस से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें भी आपकी कहाँ आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। उसके अलावा फिर ये बैलेंसिंग फिगर तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल ही जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, सेम चीज एक काम करते हैं, क्रेडिट के लिए भी चेक कर लेते हैं। हालांकि क्रेडिट में बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ जितने आइटम्स लिखे हैं ना, इससे ज्यादा ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जैसे कि सेल्स, उसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, फिर उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक। बाकी यहाँ चीजें लिखी नहीं है, बट हमने फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है? जैसे गुड्स रिटर्न बाई गुड्स विड्रॉल बाई प्रोप्राइटर, या फिर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या फिर गुड्स लॉस बाई फायर, गुड्स थेफ्ट बाई गुड्स थेफ्ट। ठीक है, जो भी थेफ्ट है उसने थेफ्ट कर लिया। उसके अलावा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, या फिर गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनी फॉर कंसाइनमेंट। तो इस तरीके से और भी हेड्स क्रेडिट में आ सकते हैं। जो मैंने भी 4-5 आखिरी के नाम लिया वो 11th क्लास के लिए उतने ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो आपको 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो आपने कौन सा फॉर्मेट को रेफर करना चाहिए? आपने कौन सा फॉर्मेट रेफर करना चाहिए? आपने करना चाहिए ये वाला फॉर्मेट जो आपकी बुक का फॉर्मेट है। ये 11th क्लास के लिए बस इतना छोटा सा फॉर्मेट, आपको ये चीज़ों को बस याद रख लेना है। दैट्स इट। चलो, तो ये था आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक इलस्ट्रेशन है। तो एक काम कीजिए, आप सिर्फ हेड को क्लासिफाई करना है। ये आपके लिए एक काम करो, हम एक काम करते हैं, आपके लिए इसको होमवर्क दे देते हैं, आप भी कुछ ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको हम देते हैं आज का होमवर्क कि आपने ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। सर क्या करना है? कुछ नहीं, बस आप लोगों ने वेजेस कहाँ आता है? डेबिट में। परचेस का रॉयल्टी कहाँ आता है? डेबिट में। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स में से माइनस। तो चीज़ों को क्लासीफाई करना है। जो हमने प्रीवियस फॉर्मेट पढ़ा ना, उस फॉर्मेट में बस इसको सजा सजा के लिखना है। दैट्स इट। तो ये काम आप लोगों ने करना है। हम आगे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अगले वीडियो में बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।